Study, powered by Sensodent K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। डिटॉक्स वाटर पियो, वीगन डाइट की तरफ शिफ्ट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, सिर्फ भुना हुआ मांस या प्रोटीन के कुछ सोर्स खाओ और कुछ शाक सब्जियां खा लो। मीठे की तरफ तो देखना नहीं, वो वर्ग शत्रु है। चाय पीने का भारतीय तरीका सही नहीं है। ये भी कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करोगे तो खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपना खाना खाते हैं, अपने यहाँ का खाना खाते हैं, मज़े लेके खाते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब समोसे और चाट खाते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो ही चीज डिटॉक्स करती है बॉडी में, लिवर और किडनी, और कुछ नहीं। ऐसे बोलते हैं ना, देख बिस्किट खा रहे हैं, नहीं ये इसमें पाम ऑयल है, मैं नहीं खाऊंगा। तो आप अगर उसको ग्राउंडनट ऑयल में बना दो फिर भी अनहेल्दी है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। कि माइक्रोवेव, फ्रिज खराब है, स्टव खराब है, अब माइक्रोवेव खराब है, अब एयर फ्रायर खराब है, राइट? जो नया है, रेडी टू ईट फूड खराब है, ये प्रिजर्वेटिव्स खराब है। अगर आप 5-10 साल वेट करोगे ना तो तब पीपल विल से हाँ ये ठीक ही है। मुझे लगता है कि बाजार में सब कुछ हमेशा था, मगर उसमें इन्होंने जो बात और कही कि अर्बनाइज्ड शहरी हिंदुस्तान, अंग्रेजियत का मारा हिंदुस्तान। ज़्यादा गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं है, आने वाली है भरपूर मौज, क्योंकि ये इकलौता सेशन है जिसमें आपसे कहा जाएगा हचक के खाओ। हचक के खाओ से तात्पर्य ये है कि पेट में थोड़ी जगह रखो लेकिन सब तरह के भारतीय व्यंजन खाओ, रात दिन कैलोरी काउंट के चक्कर में ना पड़ो। और अच्छी बात यह है कि मंच पर जो दोनों मेहमान हैं वो हम लोगों की उस सनातन परंपरा के पोषक हैं कि जो मज़ा बालूशाही खाने में है वो डोनट्स खाने में नहीं है, कतई देसी। Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. प्रोफेसर पंत, कृष्ण अशोक जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंकर के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोगों को हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है, हर तरह की बातचीत के लिए भी। लेकिन प्रोफेसर के साथ बगल में बैठे हों तो थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत सीखा भी इस लायक नहीं बने कि विद्वानों के बगल में बैठें। हम लोगों की जगह सामने ही रहती है। ये सिगरेट पीने वाला ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ये मास्टर तो गोल नहीं हुआ। जी प्रोफेसर पंत, पहला सवाल आपसे है। सवाल भोजन की भारतीयता, प्रादेशिकता और फिर उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर के दखल के लिए है। और मैं नितांत व्यक्तिगत अनुभव से सवाल शुरू कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैं अज़रबैजान के दौरे पर गया और वहाँ के लोग दो विरुद्धों का अद्भुत सामंजस्य कर रहे थे। उनकी जो मिठाई है बकलावा और उसके इर्द गिर्द की श्रेणियाँ इतनी ज़्यादा मीठी, चाशनी में पगी हुई, तिस पर पिस्ता और तमाम चीज़ें पड़ी, और या फिर दिन भर वो पता नहीं कितने गैलन काली चाय पी लेते हैं, वो बिल्कुल सुराही की भी पतली से अति पतली केतली से निकली हुई, और एकदम ताज़ा दम दिखते हैं। नितांत सुंदर लोग और स्वस्थ लोग। हम लोग जिनको खूब एक्सपोजर मिल रहा है, बाहर से आई भोजन शैलियाँ और नितांत देसी और आसपास की भोजन शैलियाँ, उसका तालमेल कैसे बिठाएं? आप इसको कैसे देखते हैं? जब आप अज़रबैजान गए तो वहाँ के लोग भी आपको खूबसूरत नज़र आए, उनका खाना पीना भी बड़ा विरोधाभासों के बीच अद्भुत लगा। और यहाँ दिक्कत यह है कि जब आप अपनी पानी पूरी में, पुचके में वोदका भर के पीने लगते हैं तो आपको लगता है कि ये तुमने गोलगप्पे का 21वीं सदी का संस्करण निकाल दिया। तो जी जो कन्फ्यूजन वाला चक्कर है, मुझे लगता है उससे हम हमेशा बहुत परेशान रहते हैं। अगर हम अपना ही खाना खाते रहें तो जो आपने कहा कि उनकी बर्फ़ी को क्यों लानत भेजें, उनके बकलावा को क्यों लानत भेजें, हमारी चाशनी चुआती जलेबी अगर आप पाव भर छक रहे हों तो उसमें क्या बुराई है। और अगर काली चाय छोड़ी तो काली चाय पीने के लिए अज़रबैजान क्यों जाएं? वो नून चाय या कहवा आप कश्मीर में पी रहे होते तो क्या कष्ट हो रहा होता आपको। मगर दिक्कत हमें ये है कि हमको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और हमको जो विदेशी खाना है ये गुलामी का हमारे ऊपर असर अब तक है। प्रधानमंत्री बड़े खुश होंगे कि मतलब गुलामी वो 300 वर्ष की थी कि 500 वर्ष की थी, 700 वर्ष की थी, मगर मुझे लगता है कि गुलामी के पहले भी हिंदुस्तान था, किसी भी गुलामी के पहले। और हमारे खाने में आपने विविधता का जिक्र किया, वो इतनी आकर्षक, मोहक और सम्मोहक है
जिससे आपको थोड़ी दहशत होती है, मेरे बगल में जो सज्जन बैठे हैं उनको देख देख के मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ और इन्होंने मेरे ख्याल में जितने मिथक तोड़े हैं भारतीय खाने के बारे में, झूठ और वो सेहत के फंडे के बारे में, मैं सोच रहा था आप मुझसे खाने के स्वाद के बारे में नहीं, सेहत के बारे में पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि सेहत का फंडा जो सबसे बड़ा है कि वो फंडा गोल है, वो फंडा कोई है ही नहीं। अगर आप अपना खाना खाते हैं, अपने यहाँ का खाना खाते हैं, मज़े लेके खाते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब समोसे और चाट खाते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका एक ही मीटर है जो आपका शरीर है। विद्वानों ने कहा था कि आत्मानम विद्धि, अपने को जानो। अगर आप अपने शरीर को पहचानते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए सेहत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक छोटी बात मैं और जोड़ दूँ। मुझे लगता है सेहत को लेके मेरे मन में एक बड़ा चक्कर और है। मेरी उम्र अब करीब 80 की दहलीज तक पहुँच रही है, तो क्यों मैं उस सेहत की ना करूं जो 18 साल के पट्टे में है, जो जिम में जाता है, जिसके डोले बड़े अच्छे बने हुए हैं, जिसके 6 एब्स हैं, जो कभी यूँ करता है, कभी यूँ करता है, कभी कूल्हे मटकाता है और मतलब लगता है कि स्वास्थ्य हो, सेहत हो तो ऐसी हो। वो वैसी सेहत के पीछे मैं पड़ा तो मुंह के बल गिरूंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। हमारे पुरखों में ये दुर्गुण था ययाति के दिनों से कि अपने बेटे का यौवन वो चाहते थे कि बुढ़ापे में भी वो जोश जवानी हाय रे हाय उनका बना रहे। ऐसे ही अगर कोई 17-18 साल का लड़का है जिसकी सेहत अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है, अब उसके कुछ पहले 13 साल की उम्र में ही वो पलंग तोड़ पान की तलाश करने लगेगा, उसकी सेहत का क्या होगा अल्लाह जाने। तो मुझे लगता है कि सेहत के बारे में एक बात समझने की ये है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी उम्र क्या है, हम किस सामाजिक वर्ग के आदमी हैं और हमारी सेहत इस वक्त क्या होनी चाहिए। चश्मा उतार के भी दिख रहा है कि हाँ हॉल ठीक ठाक भरा है, बड़ा संतोष है, तो मैं अपनी आँख के बारे में चिंता नहीं करूँगा। ऐसे ही यदि जिस खाने का इन्होंने उल्लेख किया कि भूख बची रहेगी, खाएंगे, खा पचा के यदि मैं डकार दे रहा हूँ ओम ओम करता हुआ और अपान वायु का प्रसरण कर रहा हूँ, तो मैंने जो खाया सो पचा लिया, तो मैं काहे परेशान हो रहा हूँ। तो मुझे न तो कुछ औषध खाने की ज़रूरत है, न वर्जिश करने की ज़रूरत है। ये सेहत का फंडा मेरे ख्याल में अगर जब तक हमारा दुरुस्त रहेगा हमें कोई कष्ट नहीं होगा। शायद मैं अपना सवाल ठीक से पूछ नहीं पाया। मैं सिर्फ ये जानना जवाब तो मैंने हर हालत में ही देना था, आप कुछ भी पूछते। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप खूब घूमते हैं, इसी मकसद से घूमते हैं, अलग अलग देशों की संस्कृति के बारे में, संगीत, भोजन, खान पान का अनुभव करें, वापस आते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं तो हर तरह का फूड हर तरह के सीज़न में उपलब्ध है। आप इसी दिल्ली में रहते हुए या कानपुर में रहते हुए या कोल्हापुर में रहते हुए जो दक्षिण भारतीय व्यंजन कहे जाते हैं, हालांकि उसका वो बहुत ही ठेला संस्करण है, इसमें इडली, डोसा, सांभर, उत्पम है, क्योंकि और भी बहुत वेरिएशन है, आप वो भी खाते हैं। कई बार जो आपने कहा अपने जवाब में कि हमें अपने शरीर की प्रकृति नहीं पता होती है कि पित्त हमारा ज़्यादा प्रबल है कि वात ज़्यादा प्रबल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछ लें पहले, या अपने सिम्टम्स खुद देख लें, या किताबें पढ़ लें, या अपने अनुभव और बुज़ुर्गों की कहीं पे जाएं? ये आपने बहुत सटीक बात पूछी, इसका उत्तर मुझे सोच के गंभीरता से देना पड़ेगा। मुझे लगता है वो पुरानी कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का सो पढ़े तो पंडित होए। ये खाने पर भी पूरा लागू होता है। आपको किसी शास्त्र को पढ़ने की बाँचने की ज़रूरत नहीं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अब अगर यदि कोई न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ बैठी हो तो क्षमा करें, मेरे ख्याल में उससे बड़ा फ्रॉड दुनिया में कोई नहीं है। कि ऐसा होता है कि कभी ये चीज़ अच्छी है, कभी कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कभी बुरा है, कभी प्रोटीन अच्छा है, कभी बुरा है, कभी ग्लूटेन अच्छा है, कभी बुरा है। तो जो बड़ी कंपनी बेच रही है, घुंघराले बालों वाले क्विकर ओट्स के बाबा जी अगर आपको ओट्स की उपमा खिला रहे हैं तो वो उपमा श्रेष्ठ है, उससे बना पोहा भी श्रेष्ठ है। अरे भैया, तुम्हें ओट्स का काहे खाऊं वो मल्टीनेशनल कंपनी का? जो घर में पोहा था मोटा चिवड़ा, उससे ही पोहा बना के क्यों ना खा लूँ, उससे ही रवे का उपमा क्यों ना खा लूँ? तो मुझे लगता है कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट जो कहता है, एक सज्जन के पास हम गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितना आप रूखा सूखा खाएंगे उतना मुलायम दूसरी तरफ से निकलेगा। द रफर यू ईट द स्मूदर इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड। इसके लिए कोई विद्वता की ज़रूरत है क्या?
आपको पता है कि अगर आपने खाया आपको कब्ज़ हो गया, आप परेशान होते रहेंगे, कायम चूर्ण नित्यम चूर्ण आदि ढूंढते रहेंगे। मगर अगर आपने ठीक ठाक खाया है तो कोई परेशानी आपको होगी नहीं। मोटा अनाज आजकल श्री अन्न हो गया है, श्री अन्न हो गया है तो बहुत खरीद के लोग महंगा खा रहे हैं। जब तक खाने को नहीं मिलता था, जो उनकी रोटी मैसर नहीं होती थी, तो हर आदमी बाजरा, मडुआ, रागी खाता था और खुश रहता था। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें किताब से पढ़ के नहीं, अनुभव से ही आनी। अनुभव से आई। कृष्ण अशोक जी, प्रोफेसर पंत ने जो बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं उनकी तरफ इशारा भर किया है। मैं वहीं से आपसे बात खोलता हूँ। डिटॉक्स वाटर पियो दिन की शुरुआत में, दिन भर, और वीगन डाइट की तरफ शिफ्ट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आलू चावल चीनी बिल्कुल छोड़ दो, और गेहूं और ये सब कार्ब भी कम कर दो, सिर्फ भुना हुआ मांस या प्रोटीन के कुछ सोर्स खाओ और कुछ शाक सब्जियां खा लो, मीठे की तरफ तो देखना नहीं, वो वर्ग शत्रु है। ये सारे मिथ हैं। और ये भी कि चाय पीने का भारतीय तरीका सही नहीं है, भारतीय मिठाइयाँ सिर्फ शुगर का सोर्स हैं और कुछ नहीं है। ये भी कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करोगे तो खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे, फ्रिज में खाना रखोगे तो फिर नहीं, सिर्फ ताज़ा खाना खाना है, तुरंत के तुरंत निपटा देना है। मैं चाहता हूँ आप एक एक करके ये जो भारतीय खाने को लेके मिथ्स हैं कि अमेरिका में साहब मक्का बहुत पैदा हो गया तो उनने पूरा बाजार चला दिया कि कॉर्नफ्लेक्स खाओ नाश्ते में बेस्ट है। उनके यहाँ जैतून ज़्यादा पैदा हो गया तो साहब ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है। सी, पहले चीज, बिगेस्ट मिथ, भारतीय फूड खाना क्या होता है, ऐसे एक चीज नहीं है। इंडिया में जितना वेरिएशन है, जितना कश्मीर या दिल्ली में जैसे खाना खाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में, जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल इवन मेडिसिनल वेलनेस प्रैक्टिस होते हैं, इतना वेरिएशन है। मतलब अगर यहाँ पे बुखार हो तो बोलेंगे कि आप अदरक ये पानी में बॉईल करके पी लो। अगर आप साउथ में विलेज में जाओगे तो मटन बोन ब्रॉथ, बोन मैरो से मैक्सिमम न्यूट्रिशन आता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्थ में प्लेन्स में वेजिटेरियंस, मैक्सिमम वेजिटेरियंस होते हैं, साउथ में 5% वेजिटेरियंस होते हैं। सो इंडिया में इतना वेरिएशन है। एक्चुअली इंडिया में जितना क्विजीन का वेरिएशन है वो यूरोप से ज़्यादा है। आप जर्मन फूड ले लो, इटालियन फूड ले लो, लोग बोलेंगे ओ बहुत डिफरेंट है। उतना डिफरेंट नहीं है जितना कि आप तमिल फूड या नॉर्थ ईस्टर्न फूड या दाल मखनी या पंजाब का फूड है ना। सो बहुत वेरिएशन है, एक चीज़। सेकंड चीज़ तो आप डिटॉक्स पे आते हैं ना, दो ही चीज़ डिटॉक्स करती है बॉडी में, लिवर और किडनी, और कुछ नहीं। ये टर्मरिक पानी, ये पानी, वो इतना ये वाला हर्ब, वो मिंट, उससे कुछ नहीं होता। आप इसका यही रीज़न होता है कि आप अनहेल्दी खाना, मतलब वेरी ऑयली, हाई कैलोरी, वेरी हाई फैट, डीप फ्राइड खा लिया तो थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया, राइट। आप बस खाना मत खाओ, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा वेट करो, आपका लिवर और किडनी डिटॉक्स कर लेगा। लेकिन क्या होता है, आप ये पीते हैं तो इट विल वर्क, क्योंकि आपका किडनी और स्ट्रेस नहीं आ रहा तो वो काम कर लेगा। और क्रेडिट आप किसको दोगे? वो डिटॉक्स पानी पे दोगे। यू विल नॉट क्रेडिट योर ओन लिवर and kidney. So that this is the first thing, right? Biology is इसी से होता है। Second thing is that अपना इंडियन फूड का, कुकिंग का हिस्ट्री जो है 100 साल से, अगर आप वो न्यूज़पेपर का लेटर टू द एडिटर, एडिटोरियल उससे पढ़ोगे ना, 100 साल में हर मॉडर्निटी, अप्लायंस, जो कन्वीनियंस, मतलब आप किचन में जब 3 घंटा के लिए बना रहे हो, ये नया सा एक चीज़ आ गया है, उससे आप 1 घंटा सेव कर सकते हो। मतलब 100 साल से जो अप्लायंस, जो टेक्नोलॉजी आया है, उसका पहले ऑपोजिशन हुआ है कि नहीं, इससे सेहत खराब हो जाएगा। मतलब 100 साल पहले ग्रेट ग्रैंडफादर्स जनरेशन वो ऐसे बोलते थे कि आपको गैस स्टव नहीं यूज़ करना, LPG नहीं यूज़ करना, उससे हेल्थ स्पॉइल होगा, वुड फायर्ड स्टव पे करना है, राइट। वुड फायर्ड स्टव से क्या होता है, आपका अगर विलेज में वेंटिलेशन नहीं है, वुमेन का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 था। यू आर सो राइट। ये मैंने मिथ सुना कि अरे साहब उनको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी है, गैस पे बनी रोटी ना खाओ, चूल्हे पे बनी रोटी खाओ।
अरे ठीक है, चूल्हे से एक्चुअली टेस्टी होता है क्योंकि वुड जब बर्न होता है वैनिलिन जैसा मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है. वुड फायर जो फ्लेवर आता है, That has nothing to do with acidity. इट हैज़ नथिंग टू डू विद एसिडिटी, हेल्थ कुछ नहीं है. मैक्सिमम हेल्थ डैमेज होता है टू दी वुमन हु इज कुकिंग. लंग डैमेज से women used to see normally civilized society, most modern societies, women का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन से 5 या 6 साल ज़्यादा होता है. लेकिन इंडिया में उस समय women used to live 10 years younger because they used to give birth 5-6 times. और किचन में बिना वेंटिलेशन का वुड फायर स्टव का स्मोक इनहेल करते थे. ऑल दिस एक एक छोटा छोटा प्रोग्रेस आया. एक तो ये आया LPG आया, फिर फ्रिज आया. फ्रिज से आप खाना बना के सुबह बना के आप आफ्टरनून में खा सकते हो, रात में खा सकते हो, अगले दिन भी खा सकते हो क्योंकि उस टेम्परेचर में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर में कुछ खराब नहीं होगा. 1 हफ्ते 10 दिन के बाद खराब हो ही जाएगा, बट इतना तो कोई नहीं रखता ना. तो इससे आपका वुमेन का जो लेबर, किचन का लेबर है, उसका काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है. राइट आप अगर देखिएगा ना फ्रिज का अडॉप्शन और वुमेन गोइंग इनटू स्कूल जॉब्स, उसका कोरिलेशन होता है. जितना वॉशिंग मशीन आता है, जितना फ्रिज आता है, आजकल डिश वॉशर आते हैं, जितना कि वो आप ऐसे भी देखो ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. साउथ और ईस्ट में राइस ज़्यादा कुक होता है, तो राइस 5-10 मिनट में हो जाता है और आप इतना बड़ा सा बना के रख सकते हो. तो थोड़ा किचन में एफर्ट साउथ इंडिया में ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स to 45 मिनट्स होता है पूरा खाना बनाने का. नॉर्थ में आपको रोटी एक टाइम बहुत लगता है. सो आप अगर देखोगे राइस ग्रोइंग स्टेट्स में विमेन का पहला एजुकेशन एक्सेस, जॉब, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पहले इंप्रूव हुआ था. क्योंकि ऐसे सी फूड लेबर का जो हम वी टेक वुमेन्स एफर्ट फॉर ग्रांटेड, ऑल दीज कन्वीनियंसेस दे हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द किचन. सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर 100 साल में वी बीन आर्ग्यूइंग कि माइक्रोवेव, फ्रिज खराब है, स्टव खराब है, अब माइक्रोवेव खराब है, अब एयर फ्रायर खराब है. राइट जो नया है, रेडी टू ईट फूड खराब है, ये प्रिजर्वेटिव्स खराब है. अगर आप 5-10 साल वेट करोगे ना तो तब पीपल विल से हाँ ये ठीक ही है, कोई आर्ग्यू नहीं करेगा. दिस इज द फंडामेंटल इशू ऑफ इंडियन फूड. इन इश्यूज से इतर शुगर को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. यस, सो शुगर का पहले चीज़ यही है कि काफ़ी लोग मानते हैं कि आप इंडियन स्वीट्स खाओगे ना तब डायबिटीज़ हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. अगर आप रेगुलर इंडियन डाइट देखोगे ना, अर्बन इंडिया में जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनका एवरेज डाइट वैसे भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, फिर वो पोटेटोज, आलू को सब्जी मान के खाते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वेजिटेबल नहीं है. राइस से बेटर है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें विटामिन सी और वो सब भी है, बट जैसा पालक या टमाटर या उसका लेवल का नहीं है आलू सब्जी. राइट सो इतना कार्बोहाइड्रेट से, इतना इम्बैलेंस है, आप इतना कैलोरीज खा रहे हो तो ओवर टाइम वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका आ जाएगा. राइट आपका जो 1 टीस्पून का शुगर जिससे 4 कैलोरीज आता है उससे आपको डायबिटीज नहीं होगा. अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल और डाइट अनहेल्दी है तो आप स्वीट्स खाएंगे तो इट विल मेक इट वर्स. आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप स्वीट्स खा सकते हो. राइट सेकेंड कॉमन मिथ, लोग मानते हैं कि कुछ शुगर्स बेहतर होते हैं और कुछ शुगर तो बहुत रिफाइंड प्रोसेस्ड है. सब शुगर ही है. अगर आप एक ब्रेड खाते हो ना, उससे अल्टीमेटली वो बॉडी क्या करता है, उसको 15 ग्राम शुगर ही बनाता है आपका इंटेस्टाइन में. आप काजू कतली खाते हो उसमें से वही आएगा. राइट आप गुड़ का खाओ वो भी वही शुगर है. जो भी का खांड, ऑल दिस ट्रेडिशनल शुगर, दैट शुगर इज शुगर. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर बनता है, सेम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही बनता है और कुछ नहीं होता. सो ऑल शुगर इज द सेम. आप पूरा ये नहीं कि ऐसे नहीं कि एक हेल्दी डेजर्ट है मजे के लिए खाओ. ये नहीं कि हाँ ये हेल्दी डेजर्ट है और ये अनहेल्दी डेजर्ट है. राइट अगर आप ऐसे बोलते हैं ना, देख बिस्किट खा रहे हैं, नहीं ये इसमें पाम ऑयल है मैं नहीं खाऊंगा, तो आप अगर उसको ग्राउंडनट ऑयल में बना दो फिर भी अनहेल्दी है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है. तो आपका पूरा का एक्चुअली लोग मानते हैं कि हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खाते, खाना खाते हैं.
राइट? उसका ओवरऑल नंबर ऑफ कैलोरीज, ओवरऑल बैलेंस देखिए. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी है तो आप कुछ भी खा लो. जैसे इन्होंने बोला, जो आपका ट्रेडिशनल खाना है वो आपका गट के लिए मैक्सिमम बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है. आपके जो ज्योग्राफी आप लोकल है वहां का आपका बेस्ट रहेगा. बस और कोई, यू डोंट हैव टू ओवरथिंक. इंटरेस्टिंग. यू मेंशन्ड गट हेल्थ. प्रोफेसर पंत, आजकल साहब बाजार में बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, एकदम से लग रहा है जैसे दुनिया जाग गई है और उसको नए सिरे से पता चला है कि गट का बहुत ख्याल रखना है. अलग से खमीरी दूध बिक रहा है, छोटी छोटी डब्बियों में कैप्सूल बिक रहे हैं, सब रात दिन सिर्फ गट का ख्याल. अब देखिए, गट का ख्याल कीजिए या गटर का ख्याल कीजिए, खाने के बाद गुलाब जामुन खाइए, चना खाइए, दूसरे दिन बनता वही है. सो गट का रास्ता खुलता गटर में ही है. तो पहले तो ये ध्यान में रख लें. और दूसरी, ये सारी चीज़ें बाज़ार में हमको लुभाने के लिए जाने कब से चली आ रही थी. पहले ये था कि ख़रीदने की क्षमता कम थी, और जो विज्ञापन का तंत्र था वो मुझे बचपन में पढ़ी किताब याद आती है, आपने पढ़ी होगी, सेडक्शन ऑफ द इनोसेंट एंड द हिडन परसुएशंस, कि जो वो कॉमिक्स और एडवर्टाइजिंग के बारे में थी. अब यहाँ ये मुंह खोलना ठीक नहीं है, पैसा जुटाने के लिए भी बहुत कुछ तंत्र में वे विज्ञापन का चमत्कार होता है, इश्तहार आदि होते हैं. मगर जब खाने की चीज़ खाते हैं तो क्या आप गट के कारण खाते हैं, या गट के लिए लाभदायक चीज़ खिलाने के लिए लिपस्टिक लगाए 2 होंठ मुझे दिख रहे थे, तो आई एम वांटिंग टू परचेज दोज 2 लिप्स. तो उन होठों ने मेरे मन में वो हसरत जगाई है, दमित कामोत्तेजना, जो खाने में परिवर्तित हो रही है. वो संभोग से भोग की तरफ मुझे ले जा रही है. रजनी शिक्षमा करते मुझे लगता है कि खाने के संग समस्या ये है, जो इन्होंने कहा कि डिज़र्ट, इन्होंने कहा, और तब से मेरे मन में वो कीड़ा कुलबुलाने लगा. दूसरा, डिज़र्ट तो रेगिस्तान मरुस्थल था हमारा, वो स्पेलिंग्स का अंतर था, हमसे तो बोलने में भी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं. तो मुझे लगा कि क्यों हम डिज़र्ट की बात करते हैं. हम तो देसी लोग हैं, मिठाई खाते थे, और मिष्ठान्नम देही होता था, और हमारा ये होता था मधुराधिपतेर सर्वम मधुरम अखिलम मधुरम हस्तम मधुरम चलितम मधुरम. तो हमारे यहाँ तो थोक के भाव मिठाई खाई जाती थी, पाव भर के हिसाब से रबड़ी, पाव भर के हिसाब से जलेबी, मालपुआ रबड़ी के ऊपर. मगर जैसा इन्होंने कहा, फिर वो हमारा खाना था, वो डेजर्ट नहीं था. हम सूप नहीं पीते थे. वो भोजनम देही राजेंद्र घृत सूप समन्वितम जो था, वो दाल का सूप था. और हम खाना खा रहे थे, आपने हचक मिठाई खा ली, तो किसने रोका है आपको? जलेबी समोसा खाइए, उसके बाद कहिए सवेरे का खाना भी नहीं खाएंगे, शाम का खाना भी नहीं खाएंगे, डिटॉक्स करेंगे. तो मुझे लगता है कि बाज़ार में सब कुछ हमेशा था. मगर उसमें इन्होंने जो एक बात और कही कि अर्बनाइज्ड शहरी हिंदुस्तान, अंग्रेजियत का मारा हिंदुस्तान, और उन हसरतों का मारा हिंदुस्तान जिसके मन में एस्पिरेशनल फूड था. हमेशा से मेरे मन में, मैं रहता था बस्ती बहराइच गोंडा में या उत्तराखंड के किसी गांव में, पिज्ज़ा खाने का मन था, अपने बच्चे के बर्थडे पे केक खाने का मन था. वो पहले असंभव था. अब ये बाज़ार के प्रभाव से, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री मार्केट, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, एज मिल्टन फ्रीडमैन यूज्ड टू से. और ये सामग्री जब सुलभ हुई, पहुंच में आई, तो मैंने अपनी गट की ऐसी तैसी कर दी. अब उसके बाद इन्होंने मिनरल कंटेंट की बात की, संपूर्ण की बात की, खनिजों की बात की. हमारे यहाँ चटनी में वो मिलता था, हमारे यहाँ अचारों में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में मिलता था. हमें वो प्रोबायोटिक की बोतल गटकने की या किसी और की क्या ज़रूरत है? हमारी पचड़ी में, हमारे रायते में, हमारे कचुम्बर में, हमारी कुशाम्बीर में वही सब तो था. मगर हम उसको भूल गए. हमको देसी मुर्गी बिलायती बोल हो गए कि हमने कुकड़ू कू के बदले कॉके डूडल डू कहना शुरू कर दिया. एक्चुअली गट हेल्थ में ना मैक्सिमम हाइप होता है प्रोबायोटिक का आजकल ना. ये केफिर है, ये है, ये थोड़ा कंबूचा है, ये प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट हैं. एक सिंपल सी कॉमन सेंस है. आपका स्टमक का पीएच है 1.5, उसका मतलब है कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो आप एनी प्रोबायोटिक खाते हो 99.99% ऑफ बैक्टीरिया वहाँ मर जाते हैं. ओके, तो बहुत कम एक्चुअली आपका इंटेस्टाइन में जाता है, राइट. सो इसीलिए आप रिसर्च अब कहती है कि प्रोबायोटिक का इम्पैक्ट प्रीबायोटिक से बहुत कम है. प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि आपको खाना खाना चाहिए जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका गट का बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकता है. यही प्रीबायोटिक होता है. ये फाइबर नहीं है. फाइबर होता है डाइजेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, तो बस आपके लिए वो जस्ट फॉर द फ्री मूवमेंट के लिए वो फाइबर होता है, वो इनसॉल्युबल फाइबर. सॉल्युबल फाइबर वही होता है प्रीबायोटिक. मैक्सिमम सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर
what food has maximum amount of soluble fiber? दाल has maximum resistant starch. ये जो राजमा, उड़द दाल, all the dals, right? So जितना आप दाल खाते हो ना, उतना आपका गट हेल्थ का मैक्सिमम बेनिफिट है. अगर आप साउथ में देखोगे इडली उड़द दाल से, फर्मेंटेड उड़द दाल से बनता है, राइट? सो मैक्सिमम इंपैक्ट प्रीबायोटिक से होता है. तो आप अगर स्टैंडर्ड इंडियन डाइट देखोगे ना, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है. दाल तो होता ही है, राइट? फिर दही होता है, फिर आप सुबह में इडली खाओगे, जितना आप जैसे इन्होंने बताया अचार वो भी फर्मेंटेड होता है. तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है. मैं आपकी जो बुक है मसाला लैब और उन सब पे देख रहा था. प्रोफेसर पंत भी बहुत स्ट्रांगली मसालों को लेके व्यू रखते हैं. Yes. मैं चाहता हूँ ये बहुत नौजवान ऑडियंस है और जो अपनी अपनी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे इस प्रोग्राम को, भारतीय मसालों को लेकर मिथ भी बहुत हैं, जबकि भारतीय मसाले हमारी पहचान है. Yes. और बड़ी खूबी है, कमाल की चीज़ है साहब. Yes. है ना? थोड़ा उनके बारे में बताइए. आपने पहले भी कई बार जिक्र किया अपनी किताब में भी. Yes. जी. तो एक्चुअली अगर आप इंडियन क्विजीन, भारतीय क्विजीन का फ्लेवर का फॉर्मूला देखेंगे ना, वो मैक्सिमम आता है आपका जो चॉइस ऑफ फैट, घी हो या सेसमी ऑयल या कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड, सरसों की तेल, और जो पहले आप खड़े मसाले डालते हैं ना, उसे आप 80% का फ्लेवर उसी से आता है. क्योंकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर मॉलिक्यूल्स हैं वो फैट में डिजॉल्व होते हैं, फिर वही होता है बेस फ्लेवर. दैट्स मैक्सिमम फ्लेवर, राइट? सो अगर आप एक रेसिपी लोगे, जैसे एक बंगाली रेसिपी लेके आप सरसों का तेल या पांचफोरन को छोड़ के आप कोकोनट ऑयल, करी लीफ, गार्लिक और चिली डाल दिया, तो वो केरला का फूडी टेस्ट होगा, राइट? सो इतना सा, दिस इज द कॉमन सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला. इंडिया, सो अपना फूड इज डिफाइंड बाय फैट, स्पाइसेस, फ्लेवर. गरम पैन में जो आपने पहला तेल डाला, चॉइस ऑफ ऑयल, कि वो कपास का है, मूंगफली का है, नारियल का है, सरसों का, वहीं से खेल शुरू हो गया. वहीं से. और जो इनिशियल चॉइस ऑफ स्पाइसेस हैं, फिर आप जो भी डालते हो इंग्रेडिएंट्स, उससे ठीक है, बट मैक्सिमम फ्लेवर, अरोमा आता है इसी से आता है. अगर स्टार्टिंग में तड़का करते हो, फिर एंड में भी करते हो ना, सेम. सो सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? सो एक और चीज की, इंडिया का स्पाइसेस का स्टोरी इज क्वाइट फैसिनेटिंग. मतलब रिसेंटली आई मेड अ रील कि मम्मी ऑफ रामेसीस, Pharaoh Ramesses, 1200 BC, right? 3200 years ago. उनका मम्मी के नोज में पेपर, मतलब केरला से 3200 years ago पेपर एक्सपोर्ट होता था, राइट? इतना ओल्ड सा हिस्ट्री है, राइट? एंड देन उसमें भी आप अगर आप देखोगे तो पेपर, ये कार्डमम, ऐसे चीज लोकल, दीज आर कंप्लीटली नेटिव, राइट? नटमेग, क्लोव्स, ये सब इंडोनेशिया से आए, बट काफ़ी पहले से आए, राइट? ये सब एक्चुअली स्पाइस आइलैंड्स जो इंडोनेशिया में है, नटमेग, क्लोव, जावित्री, ये सब वहाँ से आया, राइट? और ऐसा भी लिखा है कि कोरिएंडर, मतलब धनिया, अलेक्जेंडर के आर्मी के साथ आया, क्योंकि कोरिएंडर जो वर्ड है वो ग्रीक में बेड बग है. क्योंकि अगर आप कोरिएंडर का, जो ग्रीक्स को जो कोरिएंडर का स्मेल था, वो बेड बग का स्मेल का सिमिलर था, क्योंकि एक्चुअली सेम एल्डिहाइड्स होता है, इसीलिए वो, राइट? नाउ नेक्स्ट टाइम यू स्मेल कोरिएंडर, नाउ यू विल रिमेंबर बेड बग्स, राइट? सो बट अदर इंटरेस्टिंग थिंग, इंडिया में जैसे मिर्ची इज वेरी न्यू. चिलीज आए थे 200-300 साल पहले, मतलब मैक्सिमम कल्टीवेशन हुआ था ओनली 18th सेंचुरी में, राइट? क्योंकि पोर्चुगीज लाए थे मेक्सिको से, और फिर इंडिया में इट रिप्लेस्ड पेपर हीट के लिए. सो हर रीजन में एक मिक्स ऑफ स्पाइसेस होता है, इनका यूनिक फ्लेवर. अगर आप पत्थर के फूल, रेड चिलीज, सौंफ, तिल की तेल और गार्लिक और करी लीव्स, ये डाल दोगे ना, चेट्टिनाड का फ्लेवर है, राइट? सो जैसा पांचफोरन और सरसों की तेल बंगाली, राइट? सो एक और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग स्पाइसेस ये है कि स्पाइसेस का जो फ्लेवर होता है वो एक्चुअली प्लांट पॉइजन होता है. मतलब जो प्लांट जो पॉइजन बनाता है इंसेक्ट्स और कीड़ों और वो माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो बनाता है वो फ्लेवर मॉलिक्यूल्स. वो जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे लिए बहुत
बेनिफिशियल होता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होती है और अरोमा भी अच्छा है, राइट। अगर ज़्यादा नॉर्मल खाने के बिना आप पानी में डाल के पी रहे हो मेडिसिन जैसा, वो सब बेकार की बात है। एक्चुअली वो ज़्यादा में आपको लिवर डैमेज कर देगा, राइट। इतने डॉक्टर्स बोले कि आप लोग टर्मरिक दूध में पीते रहते हैं 3 बार, वो ब्लड थिन होगा, लिवर डैमेज हो जाता है, राइट। टर्मरिक आप खाना में खा लो, ठीक है, बहुत सही है, जितना वो अमाउंट है वो सही अमाउंट है। जितना एक्सेस खा लोगे, एक्चुअली आप अगर काफ़ी CDC के वेबसाइट US में देखोगे ना, कितने लोगों का जो क्लोव का एसेंशियल ऑयल है ना, यूजीनॉल, जो हम एक्चुअली हम टूथ एक के लिए यूज़ करते हैं, उससे पॉइजनिंग होता है। अगर आप थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम पी लिया तो पॉइजन है। नटमेग 5 ग्राम से ज़्यादा पॉइजन है, और थोड़ा कम वो थोड़ा एक्चुअली हेल्यूसिनोजेनिक है। एक्चुअली बच्चों के लिए अब नटमेग को ग्रेट दूध में ग्रेट करके देता है ना, बिकॉज इट मेक्स देम हाई, दैट्स द रीजन, राइट। सो स्पाइसेस आर एक्चुअली वेरी रेयर प्लांट पॉइजन्स जो स्मॉल अमाउंट्स में बहुत बेनिफिशियल है और लार्ज अमाउंट्स में इम्प्रैक्टिकल है और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। प्रोफेसर पंत, भारतीय मसाले, एक तो डब्बा बंद मसाले, डब्बा बंद मसाले का तो डब्बा बंद कर दीजिए। मेरे ख्याल में इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अभी कही जिससे मुझे सोचने को मैं मजबूर हूँ, मुझे खुद आ जाना चाहिए था। हाउ आई विश आई हैड थॉट ऑफ इट अर्लियर, कि एक फंडा जो सेहत का है वो अति सर्वत्र वर्जित वाला है। जो इन्होंने मसालों के बारे में कहा कि अगर चुटकी भर हींग है तो स्वादिष्ट है, सुवासित है, वो मारवाड़ी मसाला है या कश्मीर का मसाला है। चुटकी से ज़्यादा चली जाएगी और बांधानी हींग अगर नहीं आटा मिली, शुद्ध हींग है, तो गुड़ गोबर कर देगी, वो डेविल्स डंग हो जाएगा। बहुत ही तो इन्होंने जो बात कही उसमें एक ही बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय मसालों का पारंपरिक इस्तेमाल का तरीका सिलबट्टे पे पीसने का, इमाम दस्ते पे कूटने का था, जिसमें उसके वोलेटाइल ओलियो रेजिन्स और ऑयल सुरक्षित रहते थे, हीट उनको ख़राब नहीं करती थी, उनका असर ताज़ा पीसे मसालों का घर में होता था। एक ही चीज़ ऐसी है जो कन्वीनियंट लेबर सेविंग गैजेट है, जिसके मसाले के मिक्सर में पीसने के मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उसमें जो हीट जनरेट होती है उसमें वो फिर बात ख़त्म हो जाती है, वो डिब्बा बंद मसालों की तरफ पहुँचने लगते हैं। मगर यदि, और एक दूसरी जो थोड़ी सी आपत्ति मुझे कृष्ण जी से है, मैं इस कोलंबियन एक्सचेंज को एक बहुत ही बड़ी कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी मानता हूँ कि हर चीज़ पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। क्या हुआ उस भूत झोलकिया का, नागा मिर्ची का, डली मिर्ची का, जो दुनिया की सबसे तेज कुदरती मिर्ची थी, वो ससुरी कहाँ से भूटान में और नेपाल की सरहद में पहुंच गई, जबकि बेचारे पुर्तगाली तो 400 साल हाथ पैर पटकते रहे गोवा में। और फिर जरा आप गंभीरता से सोचिए, गोवा में वो पहुंचे सबसे पहले, अपने संग हापूज लाए, जिसकी ट्रांसप्लांटेशन कलम की गई तो रत्नगिरी का हापूज आ गया, मगर अल्फांसो मैंगो हो गया। मगर उस इलाके के इर्द गिर्द जहाँ वो थे, न तो आलू का साम्राज्य हुआ, न मकई का साम्राज्य हुआ, न मिर्ची का साम्राज्य हुआ। मिर्ची कहाँ पहुँची? जहाँ पंडित नेहरू याक पे सवार होकर चीन के सामरिक संकट से जूझने सन 59-60 में याक पे जा रहे थे। इट वॉज अ टेरा इनकॉग्निटा। तो कौन सी ऐसी चिड़िया थी, वो दक्षिण अमेरिका की कॉन्डोर 800 फुट मीटर पंखे वाली, जो यहाँ जिसने गोवा में मिर्ची का दाना चगा और बीट करने को भूटान में ब्लैक माउंटेन्स के पीछे गई। तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ग्वालियर में, आप मध्य प्रदेश के इलाके के बुंदेलखंड के हैं, गुजरी रानी के महल में एक स्थापत्य है, एक आदमी 7वीं-8वीं शताब्दी के किसी स्कल्पचर में मक्का खा रहा है, उसके हाथ में मक्का है। दिस प्रीडेट्स द कमिंग ऑफ पोर्चुगीज टू कोझिकोड बाय ऑलमोस्ट 1300 ईयर्स। तो क्षमा करें उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब और उस्ताद अली अकबर खान साहब, उसमें एक आदमी एक सरोदनुमा बाजा भी बजाता नज़र आ रहा है। तो रबाब हिंदुस्तान में अफ़गानियों के साथ नहीं आया, ये मिर्च उनके साथ नहीं। हो सकता है अमरूद आया हो सकता है चॉकलेट आई हो सकता है प्यारा जिसे कहते हैं वो अमरूद आया हो, पाइनएप्पल आया हो, टमाटर भी आया हो जो बिलायती बेगुन कहलाता था। मगर मिर्ची, मकई और आलू के बारे में मेरा मतलब बड़ी आपत्ति है कि ये कोलंबियन एक्सचेंज है, निश्चित रूप से ये कॉलोनियल साजिश है। अब एक बात आप और देखें, ये चीज़ें जो लेके आए बेचारे हिस्पानी और पुर्तगाली, वो दोयम सोयम नंबर के हमसे भूरी चमड़ी वाले इन्फीरियर किस्म के गोरे साम्राज्यवादी थे ना, वो अंग्रेज़ नहीं थे।
उन्होंने सारे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया हुआ था और वो बेचारे पस्त हो गए थे। तो कहाँ से ये पहुँच गया सारा खाना? मतलब मुझे ये मिर्च वाला कोलंबियन एक्सचेंज समझ में नहीं तो भूत जोलोकिया इज एक्चुअली अ रेयर एक्सेप्शन। अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ कि पोर्चुगीज क्यों वहाँ पे भूटान या नागालैंड के हिल्स में जाके क्यों उसको कल्टीवेट सर, द पोटैटो इज द सेम थिंग। जहांगीर के कोर्ट में जो टेरी आया क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने से, ही ब्रॉट फॉर हिम अ गिफ्ट फॉर द मुगल एम्परर, अ पाउच फुल ऑफ पोटैटोज। इट वाज अ प्रिंसेस रैंसम। तो जो चीज़ 16वीं 17वीं शताब्दी तक इतनी महंगी थी, वो पहुंच गई कहाँ से कहाँ। आप नेपाल में जाइए, पोखरा में, गोरखालैंड में मक्के का ढोड़ा बन रहा है, पॉरेज बन रहा है। आलू कहाँ से कहाँ, पहाड़ी आलू कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो हमारे जो पिंडालू, रक्तालू, कचालू आयुर्वेद में थे, वो बेचारे कहाँ गए? उनका नाम ही सिर्फ आलू था। राइट। माउंटेन्स में एक्चुअली इट्स पॉसिबल कि नेटिव्स वेरिएंट ट्यूबर हो सकता है, बट कोलोनियलिज्म का यही इम्पैक्ट है कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इन पेनिनसुलर इंडिया, जैसे पोटैटो और चिलीज और ये सब गाजर, ये सब आजकल जो खाते हैं ना, ये सब लास्ट 200 इयर्स में लार्ज स्केल कल्टीवेशन कोलोनियलिज्म की बात हुआ है। मैं ऑडियंस की तरफ जाऊं सवाल के लिए, उससे पहले आखिरी सवाल आप लोगों से मेरी तरफ से है, कितना कुछ है जानने को और ये कितनी रोचक दुनिया है, क्योंकि जिंदगी खाने के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप लोग अगर कुछ किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बता सकें हमें, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो उनसे पूछो रीलें कहते, अरे साहब रिकमेंडेशंस मिलती हैं। मेरे ख्याल में मसाला लैब, मसाला लैब। और मैं रेकमेंड करूंगा ऑल ऑफ पुष्पेश अनक्वालिफाइड, ये म्यूचुअल एप्रिसिएशन सोसाइटी। मैं आप माफ करिए बीच में दखल दे रहा हूँ, आप दोनों की लिखी किताबें तो मैंने लिस्ट में जोड़ रखी है पहले ही, अब इससे आगे बताइए। मेरे ख्याल में एक किताब आप और ज़रूर पढ़िए और लाल पेंसिल लेके पढ़िए कि कितनी भ्रामक है। वो डॉक्टर केटी अचाय की कंपेनियन टू इंडियन फूड है, जिसने 25 साल पूरे कर लिए हैं। अचाय साहब बड़े भले आदमी थे, फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे, शुद्ध शाकाहारी थे, गोश्त देखकर उनको मतली आती थी। मगर उन्होंने किताब जो लिख मारी है, उसको लोग ये मानकर चलते हैं कि वो गॉस्पल ट्रूथ है। तो मेरे ख्याल में उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। वो ना पढ़ें, नहीं पढ़ें, उससे बचें, लाल कलम लेके पढ़े। कल ये क्या मूर्खता है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे हो सकता है भला, वो गड़बड़ है। और दुनिया जहाँ की कोई किताब प्रोफेसर जो आपको लगता हो खाने के बारे में बहुत दिलचस्प हो? मुझे लगता है कि अब ये इसको हिंदू धर्म का प्रचार न समझा जाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां जो अध्याय है, जिसमें 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 प्रकार के खाने, 3 प्रकार के खानों के गुण हैं कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, और फिर खाने की प्रकृति है और उनका कोरिलेशन है, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 6 हो जाते हैं। षड्रस भोजन है। मेरे ख्याल में कर्मण्यो अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन से कहीं अधिक ये उपयोगी 17वां अध्याय, ये 17वां अध्याय जी। कृष अशोक जी। मैं तो सॉल्ट, फैट, एसिड, हीट, समिन नुसरत और ऑन फूड एंड कुकिंग बाय हैरोल्ड मैगी, वो थोड़ा 1000 पेजेस का एक एकेडमिक बुक है। और बस मैं एक जनरल सा चीज़ बोलता हूँ कि आप फॉर यंग पीपल, आप डोंट कंफ्यूज कंटेंट एंड नॉलेज। आप जो इंटरनेट पे देखते हो ना, यूट्यूब वीडियो, मेरे वीडियो, इंस्टाग्राम, वो नॉलेज नहीं है, वो कंटेंट है, वो बस स्टार्टर है, एपिटाइजर। नॉलेज मिलता है बुक्स पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से। तो आप इनको कंफ्यूज मत करो, राइट? इस जनरेशन में ना आप ऐसे सोचते हैं कि आप एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो देख लिया तो मेरा अब आ गया, मैं अब गट हेल्थ का एक्सपर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन और हेल्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फूड इतना डिवर्स है, हर इंडिविजुअल अपना जेनेटिक्स का प्रोडक्ट है मोस्टली, राइट? ज्योग्राफी का प्रोडक्ट है और लोकल कल्चरल का प्रोडक्ट है। तो और एंड टाइम, हिस्ट्री, राइट? अब आजकल जो खाना मिलता है आपको, जो वेजिटेबल्स मिलते हैं, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं जैसे 100 साल पहले थे, क्योंकि सॉइल क्वालिटी थोड़ा बिगड़ गया। तो इतने वेरिएबल्स हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप 30 सेकेंड का, 60 सेकेंड का रील से आपका एक एडवाइस मिल जाएगा, ये मत खाओ, ये पॉइजन है, ये सुपर फूड है। दोनों गलत हैं, राइट? आप जनरलाइज ऐसा मत करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और हर डॉक्टर का जो टेक्स्ट बुक है, एक किडनी का, एक बाग का 1000 पेजेस का बुक होता है। और इंटरनेट में बोलते हैं कि नहीं, अगर ये खाएंगे किडनी डैमेज हो जाएगा, इससे कैंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
इंटरनेट में देर आर मोर पीपल डायग्नोसिंग कैंसर देन एक्चुअल ऑन्कोलॉजिस्ट्स. तो कैंसर इन रियलिटी इज एक्चुअली अ रेयर डिजीज. तो आप ऐसे मत. जी, ऑडियंस क्वेश्चन. यस. विल टेक 3. यस मैम, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. हाँ, सुप्रभात. मेरा नाम महक है और मैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से हूँ. आप सबको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मेरा सवाल ये है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है. जैसे मेरे पापा कहते थे कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना, खाने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पीना. तो आप बताइए, थोड़ा गाइड करिए कि क्या है मतलब रियलिटी. नहीं, एक्चुअली पहले तो अपना आर बॉडी 55 to 60% पानी है. ओके, आपका जो खाना खाते हैं राइट, उसमें 80% पानी होता है राइट. अगर आप क्यूकम्बर है 95% पानी है राइट. गाजर 80% पानी है. मोस्टली पानी. आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे उसमें भी मोस्टली पानी है राइट. इसको ज़्यादा मत सोचिए राइट. अगर आप अगर ज़्यादा पानी पी रहे हो जब खाना खाते हो तो आपका स्टमक का एक बफरिंग सिस्टम है जो pH एडजस्ट कर लेगा राइट. अगर आप जैसा क्यूकम्बर खाते हैं या पम्पकिन या ऐश गोर्ड खाते हैं ना, ऑटोमेटिकली उस फूड में ज़्यादा पानी है तो आपका स्टमक का एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसको बफर कर लेगा राइट. अगर आप थोड़ा बहुत ड्राई मीट या ऐसे ड्राई चीज़ या चिप्स खाते हो तो वो कम एसिड प्रोड्यूस करेगा. सो ये आपको सोचना नहीं है. अगर जब आपको इफ़ यू व्हेनेवर यू वांट टू ड्रिंक वाटर बस, और कुछ नहीं है. यस. अगला सवाल यहाँ इस रो से. इनको दे दिए, ये आगे बैठे हुए हैं. वेलकम टू यू मैम. वेट. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत शौकीन है. मैं IIMC से हूँ. मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अगर कोई नौजवान सिगरेट पीते हुए पाया जाए तो उसके माता पिता पहले ये सोचते हैं कि इसके दोस्त कौन है, ये किस संगति में है. तो क्या हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा वाला लड़का है उसको अच्छे संस्कार मिले, वो ऐसा नहीं कर सकता? सिर्फ जो बाहर से चीज़ें आई हैं या जो बाहर का भोजन है, जैसे कि डोनट खराब है या बालूशाही अच्छी है, क्योंकि मेडिकल साइंस कहेंगे कि दोनों खराब हैं, लेकिन शायद हम ये कहेंगे कि बालूशाही अच्छी है, यहाँ पर जो बात कही गई. तो आपको क्या लगता है? नहीं, आपके सवाल का एक उलझा पहलू है. जिसका लड़का सिगरेट पीता पाया गया है वो पिताजी सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, या उनको किसी ने सिगरेट पीते पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है घर में. तो पहला सवाल तो ये है. अपना बच्चा तो हमेशा अच्छा होता है. मेरे पिताजी कहते थे मेरे बच्चे का नाम अमर सिंह है और पड़ोसी के बच्चे का नाम मर सिंह है, ख़राब तो वही होगा. तो इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है और मेरे ख्याल में इसमें सहमत होना भी कठिन है कि डोनट और बालूशाही बराबर ख़राब है. बालूशाही निश्चित रूप से डोनट से श्रेष्ठ है. नहीं, एक्चुअली इसका थोड़ा अगर आप थोड़ा और एनालाइज करेंगे ना, ये सिंप्लीफाइड सी बात, मतलब वेस्टर्न फूड खराब है अपना फूड बेस्ट है, वो भी गलत है. मतलब इंडिया में जितना डायबिटीज़ रेट है, मैक्सिमम ट्रेडिशनल इंडियन फूड खाने वाले का भी डायबिटीज़ आता है राइट. ऐसा नहीं है. तो फंडामेंटल इश्यू इज़ ओवरऑल लाइफस्टाइल. और अगर आप बालूशाही खाएंगे ना, एक डोनट खाएंगे, उसका पोर्शन साइज देखिए. डोनट ना अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो उसको पूरा खाना है, उसमें स्टफिंग है. जितना कैलोरीज आपको डोनट से मिलेगा वो एक बालूशाही के पीस से नहीं मिलेगा राइट. वही है, अगर आप इक्वली 2-3 बालूशाही खाएंगे तो फिर सेम प्रॉब्लम है. तो एक से काफ़ी हेल्थ में ना काफ़ी सारी चीज़ हैबिट्स की होती है और हैबिट आर्किटेक्चर. मतलब अगर आपका प्लेट छोटा है तो आप कम खाएंगे राइट. अगर आपका पहले सैलड डाल दिया और अपने सैलड खा लिया राइट, उससे आपका एक्चुअली बेटर गट हेल्थ का आउटकम्स होता है. सो हैबिट्स का इतना इंपॉर्टेंट है. वही प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर जाके पैसा दे रहे हो और बस ऑर्डर कर लिया, घर पे आ रहा है क्लाउड किचन से, तो आप पूरा खा लोगे राइट. उसमें काफ़ी सारा फैट रहेगा. सो इसको होलिस्टिकली देखना है. yes. और अर्थशास्त्र का भी खेल है. और अय्या के रमाकांत हलवाई की बालूशाही खाओगे तो 4 कामगारों को ज़्यादा काम मिलेगा डंकिन डोनट्स के डोनट खाने के बजाय. आधा पैसा बाहर जाएगा. जी, आखिरी प्रश्न. जी मैम. नमस्कार सर, मैं रिया दुबे हूँ IIMC से.
सर मेरा सवाल खाने के समय को लेकर है। जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप खाया करिए, रात को 9 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, या 3 समय खाना खाइए या 4 समय। तो एक्चुअल मतलब बात क्या है, क्योंकि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हो नहीं पाता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना। हमारा खाने का समय ही 1 बजे होता है, फिर रात को 12-1 बजे तक हम खाना खाते हैं। तो मतलब इस पर रात को 12-1 बजे तक खाना अगर आप खाती तो आपकी तो निशाचरी प्रवृत्ति अद्भुत है। मतलब आप तो गीता से प्रेरणा लीजिए, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, आपसे तुलना तो योगी करेंगे। मगर जहाँ तक खाने के समय का प्रश्न है, मुझे लगता है देखिए इसमें भी एक विदेशी कॉलोनियल साजिश है। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट नाम की कोई चीज़ कभी नहीं होती थी। हम 2 जून का खाना खाते थे। रात की बासी रोटी हो, फर्मेंटेड राइस हो, पकाड़ भात हो, चावल हो, 2 ही बार का होता था। अभी परसों मैं अहमदाबाद से लौटा हूँ, वहाँ जैन लोगों से बड़ा संवाद होता था कि सूर्यास्त, आप कृपया बैठ जाएं, मुझे लगेगा कि स्टैंड अप ऑन द बेंच वाली सज़ा तो आपको नहीं दी गई है। जैन लोग सूर्यास्त के पहले क्यों खाते थे? उसका कारण ये था कि वो खाना सोने के पहले पच जाता था। मगर आजकल वो संभव नहीं है। जैसा आपने कहा हॉस्टल में रहती हैं, तो हॉस्टल में खाना तभी मिलेगा जब 8 बजे तैयार होगा। यदि अब आप पता नहीं कहाँ IMC में रह रही हैं, पहले तो वहाँ मोहनदा का लड़का गणेश कैंटीन चलाता था, जो सवेरे नाश्ता बनता ही था, नाश्ता खा के लोग वहाँ जाया करते थे। मगर यदि आपको नाश्ता बिना खाए IMC वाले भेज रहे हैं तो अत्याचार कर रहे हैं। आपको GNU के छात्रों की तरह कुछ मांगे मनवा लेनी चाहिए अपने कुलपति से। एक तो पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि कितनी बार खाना खाया जाए। उसमें सौरभ भाई ने बड़ी प्यारी बात कही थी, वो इकोनॉमिक फैक्टर है। आप कितनी बार अपनी जेब हल्की कर सकते हैं और कितना खा सकते हैं, तो वो तो उस पर निर्भर करता है। तो मेरे ख्याल में 2 बार आप खाएं और कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग न करें, श्रावण न माने, एकादशी प्रतिपदा न माने, कुछ दिन उपवास करें, अपने पेट को गट को रेस्ट दें। मेरे ख्याल में आपके कष्ट का समाधान हो जाएगा। जी। So my only final word is that the best diet is the diet that works for you. इसमें वेरिएशन हो सकता है, आपका लोकेलिटी, ज्योग्राफी, आप जिस स्टेट से हो, आप कहाँ पे हो, आप कितना एज का हो, राइट? इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्रोनोटाइप का वेरिएशन होता है। मतलब कुछ लोग लेट नाइट काम करते हैं, कुछ लोग सुबह में काम करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डाइट आपको अच्छा लगे, जो आपको खाना आपको स्टमक अपसेट ना करे, आपको हाई एनर्जी रखे। अगर आपका दिन का 1800 कैलोरीज रफली, इफ यूर अ वुमन, राइट, उसके रेंज में है, तो इसमें ज़्यादा आप मत सोचिए, राइट? बस एक चीज़ है जिन्होंने ये बताया कि इन जनरल प्रैक्टिस की 4 आवर्स बिफोर यू स्लीप शुड बी योर लास्ट मील, ताकि आपका इंसुलिन लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाए, तब कि आपका स्लीप का क्वालिटी बढ़ता है। बस इतना। अब मॉडर्न रिसर्च अभी ये कहता है, इट इज़ जस्ट वैलिडेटेड। जो पहले का ट्रेडिशन था कि आप अराउंड सनसेट डिनर खा लो और 9 बजे 8 बजे सो जाओ, राइट? अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो आप 7 बजे तक डिनर कर लो, राइट? इफ पॉसिबल, राइट? ये सब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आप यंग होते हैं तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, योर बॉडी कैन एडजस्ट, राइट? बट जितना हैबिट्स आप बनाते हो, हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स, दैट इज बेस्ट। तो ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। आपका जो अच्छा लगे खाइए, और एज लॉन्ग एज फिजिकल एक्टिविटी है और 1800-1900 कैलोरीज का डेली दिस है, और मिक्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वो है, बस और कुछ नहीं है। थैंक Enjoy your यू life. सो मच। ऑन दैट नोट, इट्स अ वंडरफुल बिगिनिंग ऑफ दिस सेहत अड्डा, जिसमें हम लोगों ने भोजन के बारे में तमाम भ्रामक चीज़ों से मुक्ति पाई। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, कृष अशोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।